Hello everyone. Today we are going to discuss trial before a court of session, which is given in chapter 18, section 225 to 237, Code of Criminal Procedure 1973. इसमें हम सिर्फ सेशन ट्रायल की बात करेंगे और बाकी आगे अगली वीडियोस में वारंट केसेस ट्रायल और समन केसेस ट्रायल और समरी ट्रायल की भी. So we are going to discuss on the basis of this flowchart of session trial. तो देखते हैं पहली स्टेज क्या होती है और इस जो फ्लोचार्ट होता है ये बहुत ही जल्दी हमारे दिमाग में बैठ जाता है. अगर एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो ये पूरा फ्लोचार्ट एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिससे आप पूरा ट्रायल और ये पूरे प्रोसीजर एक बार में आप रट सकते हैं, आपको याद हो सकता है. तो पहला स्टेज है केस रिसीव बाय कमिटल, जो कि सेक्शन 209 में दिया गया है. केस रिसीव बाय कमिटल का मतलब होता है द मजिस्ट्रेट विल कमिट द केस आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 207 एंड 208. 207 और 208 का कंप्लाई करने के बाद मजिस्ट्रेट जो है वो सेशन ट्रायल को ये चीज़ सौंप देता है. और ये कंप्लाई किस चीज़ का करता है कि अगर पुलिस रिपोर्ट पे कोई केस आया है तो सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट देने के बाद ऑन द पुलिस रिपोर्ट इन सेक्शन 207 एंड इफ द केस अदर देन पुलिस रिपोर्ट देन इट विल कम अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 208. तो डॉक्यूमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने के बाद वो केस पहुंचता है सेशन ट्रायल के पास, यानी सेशन कोर्ट में. तो 209 जो है वो पहली स्टेज है. अब ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि सेक्शन 225 जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो सरकारी वकील होता है वो कंडक्ट करता है ट्रायल, यानी वो स्टार्ट करता है. स्टार्ट जो है वो पार्टी दूसरी पार्टी नहीं करेगी, जो पार्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है यानी कि जो सरकारी वकील है वही स्टार्ट करेगा केस. ओपनिंग ऑफ द केस का जो बर्डन होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर होता है. तो ओपनिंग ऑफ द केस यानी कि केस ओपन होता है सेक्शन 226 में. केस के ओपन होते ही या तो इतना ज़्यादा होता है कि पहली ही स्टेज में विदाउट फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और कुछ भी होने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी कि उसके खिलाफ गलत मुकदमा या गलत तरीके से उस पर FIR करी गई, गलत उसे फंसाया गया, तो वो प्रामा फसाई अगर मजिस्ट्रेट को दिख जाता है, जज को दिख जाता है, तो वहीं पे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो डिस्चार्ज हो जाता है. वो सेक्शन 227 में दिया है. अब अगर वो डिस्चार्ज नहीं होता है यानी कि उस पर अब आगे केस बढ़ता है, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिद्ध कर देता है कि ये केस चलना चाहिए और हाँ ये गलत नहीं फंसाया गया है और इसमें कुछ ना कुछ है जो केस आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है. तो वहीं से कोर्ट क्या करती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करती है कि उस पर चार्जेस लगाती है. तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो दिया गया है वो सेक्शन 228 में दिया गया, यानी कि 228 में. अब 228 का जब चार्जेस फ्रेम करती है उसी के दूसरे ही सेकंड, यानी कि उसी 228 के पार्ट 2 में जो जज होता है, मजिस्ट्रेट पूछता है कि क्या आप अपना गुनाह कबूल करते हैं, यानी कि आस्क फॉर प्ली ऑफ गिल्ट, यानी कि अगर आप कबूल करते हैं, ठीक है, यस, अगर वो यस करता है तो सेक्शन 229 के तहत यानी कि सेक्शन 229 के अंदर वो कन्विक्ट कर दिया जाएगा और वहीं के केस ख़त्म, यानी कि या तो वो जेल गया. और अगर वो नो कहता है, नो आई प्लीड नॉट गिल्टी, तो वहाँ पे ना कहने पे वो सेक्शन 230 के अंतर्गत आ जाता है. फिर ट्रायल जो होता है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, मतलब वही कंटिन्यू हो जाता है, वहीं से फिर से कंटिन्यू हो जाता है. अब कंटिन्यू होने के बाद बर्डन आता है कि अब क्या है कि फर्दर आपको एविडेंस प्रूफ करने होंगे खिलाफ अक्यूज़ के, क्योंकि अक्यूज़ तब तक अक्यूज़ नहीं माना जाएगा जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता है. तो अब क्या है, अब किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूविंग द एविडेंस, बर्डन ऑफ सबमिटिंग द एविडेंस सबसे प्राइमा फेसाई किस पे रहता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे.
तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस यानी कि 230 के तहत कोर्ट कहती है कि आप जो है ये एविडेंसेस लाइए। तो एविडेंस लाने के लिए 230 के अंदर बोल दिया जाता है और डेट बता दी जाती है। फिर 231 में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस देता है, ठीक है। तो आगे होता है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 यानी कि 313 का स्टेटमेंट। अब ये 313 का स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि क्या होता है। 313 के स्टेटमेंट में जो कोर्ट होती है और जो अक्यूज होता है जिसे लाया गया होता है वो अपनी 1-on-1 कन्वर्सेशन करता है, जज उससे सवाल करती है। और ये जो प्रिंसिपल होता है, जो ये सेक्शन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द नेचुरल जस्टिस ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम, कि जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाती है एक्यूज़ के पास, वो खुल के बोल पाता है कोर्ट से, वो अपने आप पक्ष रख पाता है खुद, वो जो भी कुछ बोलना चाहता है, सही गलत झूठ सच जो भी बोलना चाहता है वो ऑन टू ऑन कन्वर्सेशन में बोल देता है। तो ये होता है 313 का स्टेटमेंट। इसमें ओथ नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो झूठ भी बोलता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उससे सवाल किए जाते हैं और वो अपना डिफेंस की तरीके से वो अपनी चीज़ को रख रहा है। कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर करती है और कंसीडर करते हुए 313 का स्टेटमेंट नोट करती है। 313 के स्टेटमेंट नोट करते हुए एक्यूज को आगे या तो नो एविडेंस अगर पाती है, अगर स्टेट आफ्टर दी टेकिंग द एविडेंस फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन एंड अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 यानी 313 का स्टेटमेंट और प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को देखते हुए अगर कोई भी ऐसा एविडेंस प्रूफ नहीं होता है जो कि पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से कंक्लूसिव प्रूफ नहीं बनता है, तो एक्विटल हो जाता है, यानी कि फिर वो छूट जाएगा, वो आएगा सेक्शन 232 के तहत। और मान लो अगर ऐसा चीज़ें प्रदर्शित होती हैं कि उसकी कोई गिल्टी है या कुछ ऐसा है जिसमें वो फंस रहा होता है या फंसता हुआ चला जाता है, तो वहाँ पे एक्विटल नहीं होता है। फिर एक्विटल नहीं होगा तो एक्विटल का मतलब छूट जाना। तो एक्विटल नहीं हुआ तो यानी कि आपको डिफेंस एविडेंस देने होंगे, और डिफेंसिव एविडेंस कौन देता है? जो एक्यूज़ की तरफ से आएंगे। जो डिफेंस लॉयर होगा वो अपने जो एक्यूज़ होता है वो उसके बिहाफ पे एविडेंसेस देगा। आर्गूमेंट्स होंगे, दोनों पार्टी के आर्गूमेंट्स होंगे, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर विटनेस का एग्जामिनेशन, ये सब होने के बाद जब ये स्टेटमेंट नोट हो जाएंगे फिर आएगा स्टेटमेंट ऑफ द जजमेंट। अब लास्ट में सारी चीज़ें होने के बाद प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंस दे दिए, ठीक है, डिफेंस लॉयर ने अपने एविडेंस दे दिए, ठीक है, स्टेटमेंट 313 का नोट हो गया, डिफेंस एविडेंस पहुंच गए, आर्गूमेंट्स हो गए। अब आता है पार्ट जजमेंट का। तो जजमेंट इज द पार्ट ऑफ सेक्शन 235। अब उसके बाद कोर्ट विल डिसाइड द एक्विटल और द कन्विक्शन, ठीक है। एक्विटल हो जाता है तो वेल एंड गुड, कन्विक्शन हो जाता है तो हियरिंग ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। और हियरिंग ऑन क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस जो कि बहुत ही मेन पार्ट होता है और बहुत ही मैंडेटरी होता है। और एक और बात बता दूं आपको कि 229 से और 229 या 235 जब ये होगा तो उसके पहले भी कोई नो चार्ज ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी रीड आउट बाय द जज, ठीक है। और 236 के अंदर दिया गया है कि आफ्टर कन्विक्टिंग द एक्यूज, जब 235 का जजमेंट आने के बाद कन्विक्शन हो गया और कन्विक्शन में जब वो पाया गया कि वो दोषी है, तो उसके बाद 229 और 235 के तहत जज में टेक द एविडेंस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। बिना कन्विक्शन के 236 बताता है कि बिना कन्विक्शन के 229 और 235 जज जो है वो प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस नहीं ले सकता है। थैंक यू सो मच।